स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे फायरवॉल होते क्या हैं। कुछ आइडिया है फायरवॉल के बारे में कि फायरवॉल को हम यूज क्यों करते हैं? हाँ सर, कि कोई बंदा हमारे नेटवर्क में घुस ना पाए, हम उसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स डिफाइन कर देते हैं, मतलब प्रोटोकॉल्स, जिनके थ्रू मतलब हमारे जिन यूजर को हम ऑथेंटिकेट यूजर को ही एंट्री देते हैं, फिर हम अपने नेटवर्क में जो हमारे जेन्युइन यूजर हो सिर्फ वही हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ जी। यहाँ पे हमारे पास फायरवॉल के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बेसिक फायरवॉल देखें तो हमारे पास जो फायरवॉल होते हैं, सिस्को की अगर हम बात करें, सिस्को फायरवॉल, जो हमारे सिस्को के फायरवॉल होते हैं उनके पास हम सीरीज देखते हैं। हमारे पास जो सीरीज होती है वो 5500 से स्टार्ट होती है। सिस्को फायरवॉल की सीरीज जो होती है वो हमारी 5500 से स्टार्ट होती है। 5500 होते हैं, 5500 एक्स सीरीज होते हैं, 5510 होते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे पास अब की जो फायरवॉल यूज हो रही है वो 5500 एक्स है, ठीक है। ये एक्स सीरीज में आते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी बोलते हैं। हम लोग फायरवॉल को जो यूज कर रहे हैं ये हमारे नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, एज वेल एज हम नेटवर्क भी बोल सकते हैं, और हमारे जो इंटायर यूजर है उनको भी सिक्योर करता है हमारा फायरवॉल। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी। अनवांटेड ट्रैफिक, जो हमारे अनवांटेड ट्रैफिक होते हैं उसको भी ये सिक्योर करता है। अनवांटेड ट्रैफिक का मतलब ये हुआ जैसे हम इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे हमारा क्या हो रहा है, जो हमारे आईएसपीज होते हैं, तो आईएसपीज पे हमारे पास मल्टीपल राउटर्स होते हैं, मल्टीपल नेटवर्क होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो मैं वो चाहता हूँ कि मैं वहां तो पहुंच जाऊं, लेकिन आउटसाइड से कोई भी यूजर हमारे इनसाइड नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके। जी सर। ठीक है, तो ये हमारा फायरवॉल इस चीज को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम इसकी बात करें तो इट प्रोवाइड inside user can communicate with internet and same time any unwanted traffic cannot access inside network। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि अगर हम इनसाइड पे, जैसे हमारे जो लैन यूजर होते हैं, अगर हम बड़े नेटवर्क की बात करें, जो हमारे आईएसपीज होते हैं या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो अपने इनसाइड यूजर होते हैं उनके लिए वो इंटरनेट को प्रोवाइड करवा रहे हैं, और एज वेल एज एट अ टाइम सेम टाइम पे ही जो बाहर से कोई भी अनवांटेड ट्रैफिक आ रहा है वो फायरवॉल से हमारा फिल्टर हो जाए। तो ये हमारे फायरवॉल के बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमारी कम्युनिकेशन अभी जो हो रही है, ठीक है, मैं इंटरनेट के साथ तो एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर कोई अटैकर अगर अटैक करना चाहे हमारे डिवाइस को, तो एक तो हमारे डिवाइस में फायरवॉल लगा रहता है। अगर हम कोई पीसी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे फायरवॉल होते हैं। ठीक है, और जो हमारे आईएसपी जो कनेक्शन होते हैं, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो भी अपने एंड पे एक फायरवॉल को यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे भी हमारे पैकेट फिल्टर होके तब हमारे पास आते हैं। ठीक है, ओके। और फायरवॉल के कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर होते हैं। डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ फायरवॉल, अगर हम इसके डिफॉल्ट बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पे अगर जैसे कि मान के चलिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आता है फायरवॉल पे कि हमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, पॉलिसीज क्या लगानी है, तो अगर ये भी नहीं आ रहा है
तो अगर फिर भी हमारा क्या होता है, फायरवॉल नेटवर्क को वो सिक्योर करता है। नेटवर्क को सिक्योर करने का मतलब ये है कि इसको जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, हायर सिक्योरिटी लेवल, यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी लेवल यूज होते हैं, ठीक है। वो हमारे सिक्योरिटी लेवल बाय डिफॉल्ट, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। सर मतलब ऐसे तो जैसे सिस्को की तो मतलब महंगी पड़ती होगी, इसके अलावा कुछ ओपन सोर्स हैं क्या फायरवॉल के कुछ की जो यूज होती हो? देखिए, यूज होने तो हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं। यहाँ जैसे हम लोग सर्वर को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, हम किसी प्रोवाइडर से या फिर जो हमारे सर्वर देते हैं रेंट हाँ पे, ठीक है, हम हाँ उनसे भी परचेज कर सकते हैं, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ हाँ, जैसे अमेजोन भी देती है हाँ AWS। हाँ, जिसको हम AWS बोलते हैं। हाँ तो वो क्या करते हैं कि हमारे जो भी नेटवर्क्स होते हैं, जो हमारे यूजर हैं, उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। जैसे सपोज सर मैं अपना खुद का नेटवर्क बना रहा हूँ, तो मेरे को अगर जैसे खुद ही का बनाना है सब कुछ, तो कुछ ऐसे ओपन सोर्स चीज नहीं है कि कुछ फ्रीली अवेलेबल हो सबके लिए? नहीं, वो फ्रीली नहीं होते हैं। कुछ तो ऐसी होगी सर, एक फायरवॉल का नाम सुना था मैंने, अभी बताता हूँ, शायद बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ ये देखिए, ये हमारे फायरवॉल होते हैं, ASA जिसको हम बोलते हैं। ASA का फुल फॉर्म होता है एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस, ठीक है। तो हमारे जो ASA होते हैं, ये इस वे में होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये मैंने एक टोपोलॉजी बनाई है, सिंपल सी टोपोलॉजी, ठीक है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ अगर डिवाइस को, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, ASA मैंने लगा दिया अपने इनसाइड यूजर के लिए, और ये हमारे लैन यूजर है, इनसाइड के नेटवर्क है। ये हमारे सर्वर हुआ, और ये हमारा आउटसाइड का नेटवर्क है। आउटसाइड का नेटवर्क हमारा मतलब ये चीज बता रहा है यहाँ पे कि जो मैंने ISP से कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, कि ISP से कोई भी अगर बाहर से कोई भी ट्रैफिक अगर हमारे नेटवर्क इनसाइड नेटवर्क में एक्सेस करना चाहे, तो वो एक्सेस करने से पहले उसको फायरवॉल को ब्रेक करना होता है, ठीक है। और फायरवॉल को ब्रेक करना इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है। जी सर। तो हमारे अब ये हमारा क्या कर रहा है, ASA हमारा इस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ मैंने यहाँ पे IP एड्रेसिंग की है, अपने फायरवॉल पे IP दी हुई है। ये हमारे इनसाइड यूजर के लिए है, ये हमारा आउटसाइड सर्वर है जो कि DMZ सर्वर जिसको हम बोलते हैं, डेलीमीटर जोन। ये हमारा ISP से कनेक्टेड है, आउटसाइड का नेटवर्क है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ IP एड्रेसिंग की हुई है। इनसाइड के लिए ये है, और DMZ के लिए ये है 2.0 का नेटवर्क, इनसाइड के लिए 1.0, और आउटसाइड के लिए हमारा 3.0 का नेटवर्क है। एज वेल एज अब यहाँ पे हम बाहर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखिए, यहाँ पे मैं एक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ये हमारा राउटर 3 जो है, ये आउटसाइड का है, ठीक है। आउटसाइड के लिए मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ।
सर एक बार दोबारा नेटवर्क आईपीस दिखा देना जरा एक बार। ये देखिए G0/0 यानी इस इंटरफेस इनसाइड के लिए मैंने 1.0 का नेटवर्क लिया है और इस इंटरफेस में मैंने 1.10 आईपी दी है, ठीक है। अच्छा। और 0/1 यानी ये हमारे सर्वर के लिए यूज हो रहा है, तो इसकी मैंने आईपी दी है 2.0 के नेटवर्क में, तो इस इंटरफेस की आईपी है 2.10, ठीक है, फायरवॉल पे, और इस पे 3 का नेटवर्क है, तो मैंने इस इंटरफेस पे 3.0 दिया हुआ है। हाँ। अब मैं राउटर को कॉन्फ़िगर करूंगा तो इनसाइड के ये हमारा नेटवर्क और ये नेटवर्क कम्युनिकेट करेगा और ये नेटवर्क हमारा कम्युनिकेट नहीं करेगा। अच्छा अभी आप कॉन्फ़िगर करोगे ना, क्योंकि अभी तक आपने डाला नहीं है ऐसा कुछ। हाँ, अब मैं कॉन्फ़िगर, सिर्फ मैंने आईपी एड्रेसिंग की है और कुछ ठीक है, नहीं किया है मैंने। ठीक है, ठीक ठीक है, अब देखिए आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। पहले इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, ये मैं कर देता हूँ आउटसाइड, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया आउटसाइड। अब इंटरफेस E0/0, आईपी एड्रेस 192.168.3.1, ठीक है, .0। इस इंटरफेस को अब करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी है, एज वेल एज मैं राउटर को कर देता हूँ। DMZ जो हमारे सर्वर के लिए यूज होता है, वो हमारा इंटरफेस होता है DMZ, डेलीमीटर जोन, ठीक है। इंटरफेस E0/0, आईपी एड्रेस 192.168.2.1, एज वेल एज हम राउटर 1 पे भी कर देते हैं। होस्ट नेम में इसका इंसर्ट कर देता हूँ, E0/0, ठीक है। मैंने सभी राउटर्स पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। अब देखिए मैं इनसाइड से अगर मैं पिंग करूंगा अपने फायरवॉल को तो ये पिंग तो हो जाएगा, यहाँ से भी अगर मैं पिंग करूंगा ये पिंग हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आउटसाइड से अगर मैं पिंग करता हूँ तो ये पिंग नहीं होगा। देखिएगा 1.10 पिंग सक्सेसफुल हो गया, सक्सेस रेट 100%। 5 पैकेट मैंने सेंड किया, 5 मैंने रिसीव किए, ठीक है। ओके सर। ये मैंने R1 से किया, एज वेल एज मैं R2 से करता हूँ। सिर्फ अपने फायरवॉल को ही मैपिंग कर रहा हूँ। आपने DMZ क्या बताया था सर? डेलीमीटर जोन, जो हमारे सर्वर के लिए यूज होते हैं बेसिकली। मतलब इस पे होस्ट होते हैं? नहीं, सर्वर जैसे कि हमारे जो सर्वर यूज होते हैं अच्छा enterprise अच्छा, network, सर्वर यूज जहाँ से, ठीक है, समझ गया। वो हमारे डेलीमीटर जोन में, जैसे फायरवॉल अगर हम ऐड करते हैं तो फायरवॉल के डेलीमीटर जोन से हम कनेक्ट करते हैं। मैं उस पे भी आऊंगा, ठीक है, उस चीज को मैं समझा दूंगा। पैकेट लॉस हो गया सर इसमें तो? एक पैकेट लॉस हुआ है। सक्सेस रेट 80 है। फर्स्ट पैकेट इसलिए लॉस हुआ क्योंकि यहाँ पे आर्प जनरेट होता है, आर्प इसलिए जनरेट होता है, वो लेयर 2 एड्रेस को फाइंड करने के लिए यूज होता है, यानी कि इस इंटरफेस के मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए। क्योंकि अगर हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है, प्लस अगर जब तक हमारे पास फिजिकल एड्रेस नहीं होगा तब तक हमारा पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो फिर उसमें तो कैसे पहले नहीं किया वाले था? में क्यों नहीं हुआ? पहले वाले में भी हुआ है, ये देखिए। पहले वाले सक्सेस रेट अच्छा, ओ ध्यान नहीं गया लग रहा है। हाँ, ओके देखिए सर। अब मैं दोबारा अगर मैं पिंग करूंगा एक भी पैकेट लॉस नहीं होगा। अब देखिए कोई पैकेट लॉस हुआ? ठीक है सर, हाँ समझ गए सर। अब देखिए मैं आउटसाइड पे हूँ, तो आउटसाइड पहला पैकेट आर्प के लिए गया था इसलिए लॉस हो गया। हाँ 3.10। अब ये आउटसाइड से तो हमारा पिंग तो हो गया,
क्योंकि मैंने इस इंटरफेस पे सिर्फ किया, ठीक है। अब ये हमारे फायरवॉल पे तो आया नहीं आउटसाइड से, ये हमारा पिंग इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस इंटरफेस से जिससे मैं कनेक्टेड हूँ उससे हो गया। अगर मैं अब यहाँ से मैं किसी को भी इस इंटरफेस को या फिर इस इंटरफेस को पिंग करूंगा तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका जो हमारे फायरवॉल पे डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है, अब देखिए डिफॉल्ट बिहेवियर पे हम आते हैं। सर आपने अपनी फायरवॉल में कहाँ पे कॉन्फ़िगर करा कि ये वाला आउटसाइड रहेगा? इधर राउटर का नाम बदल दिया। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है इस चीज को चेक करने के लिए, शो नेम इफ। यहाँ पे हम लोग नेम इफ देते हैं फायरवॉल पे कि नाम से हम डिफाइन कर पाए कि ये हमारे इनसाइड के हैं, ये आउटसाइड के हैं। ये देखिए 0/0 अगर हम बात अच्छा ये नेम बाय डिफॉल्ट है क्या? आपने मतलब ऐसा नहीं है, ये रखते हैं लोग, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये नेम डिफॉल्ट हमें रखने पड़ते हैं, यही ऐसे ही जैसे आपने लिखा है। हाँ मतलब इनसाइड का हो तो हमें इनसाइड देना ही पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा। और आउटसाइड है, हाँ यहाँ पे। और आपने ऐसे डीएमजेड बताया, वरना तो मैं सर्वर लिख देता। तो मतलब सर्वर, मैं डीएमजेड की जगह सर्वर नहीं लिख सकता ना? मतलब लिख सकते हैं, लेकिन उस पे क्या होगा फिर अगर आप सर्वर लिखते हैं तो देखिए नेमिफ का काम सिर्फ ये होता है, जब हम इंटरफेस को जो नाम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसका काम ये होता है कि हम कोई पॉलिसी अगर बना रहे हैं, ठीक है, फायरवॉल पे अगर हम कोई पॉलिसी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वो हमको अंडरस्टैंड के लिए ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कोई नेटवर्क डिजाइन किया, ठीक है सर, एक सेकंड आपको रोकूं। हाँ आपका कहने का ये अभी तो मेरे ख्याल से सब कुछ अलाउड होगा, बट आप ये कहने का आपका ये मतलब है कि जब भी हम देते हैं तो हम एक जनरलाइज इनसाइड के ऊपर काम करते हैं कि इसको इनसाइड वालों को ही अलाउ हो एक्सेस। हाँ हाँ। बट अभी तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई ना फायरवॉल पे। अभी मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं की है। हाँ, अभी तो बस नाम दिए ना, अभी तो फायरवॉल सबको अलाउ कर रहा होगा, चाहे वो इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो। नहीं, अभी क्या हो रहा है कि देखिए मैंने सिर्फ इस राउटर से इसके इंटरफेस की आईपी को पिंग किया है फायरवॉल के जिससे वो कनेक्टेड है। अभी मैं इस इंटरफेस को, फायरवॉल के दूसरे इंटरफेस को अभी मैंने पिंग नहीं किया है। अच्छा, अभी तो सिर्फ पिंग इसलिए अलाउ है ना, अभी तो सिर्फ फायरवॉल के एक्सटर्नल जो विजिबल है वही इंटरफेस को पिंग करवाए है ना। हाँ, अभी मैं ये G0/0 और G0/1 को भी मैंने पिंग नहीं किया है R3 से, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए अब 0/0 यानी इस इंटरफेस का मैंने नाम इनसाइड रखा है। इनसाइड मैंने देखिए नाम इसलिए रखते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कल को अगर मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ और कोई और यूजर आ रहा है, ठीक है, कोई और नेटवर्क इंजीनियर आ रहा है, तो वो इस चीज को कैसे समझ पाएगा कि ये हमारा इनसाइड का नेटवर्क है, ये आउटसाइड का नेटवर्क है, या फिर डीएमजेड का नेटवर्क है, यानी हमारे सर्वर का। इसलिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मान के चलिए 70 और 80% लोग सेम एज नाम यूज करते हैं। इनसाइड जो हमारे लैन यूजर हैं उनके लिए इनसाइड, और जो आउटसाइड यानी आईएसपीज जो कनेक्टेड होते हैं उनको आउटसाइड, और सर्वर जो होते हैं उनके लिए हम डीएमजेड, डेलीमीटर जोन कहते हैं जिसको, उसके लिए हम ये नाम रखते हैं। ये आपको रियल एनवायरनमेंट में भी 70 to 80% देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी लेवल यूज होती है। ये देखिए ये हमारे सिक्योरिटी लेवल होते हैं। इनसाइड की सिक्योरिटी लेवल जो होती है वो हमेशा जब भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे या फिर कहीं भी अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा 100 ही होती है, 100 या फिर 90 से कम कभी भी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। क्लियर है? यस सर। और जो हमारे डेलीमीटर जोन यानी जो हमारे सर्वर के लिए यूज होते हैं, सर्वर के लिए 50-60 जब भी होगा हमारे इनसाइड से कम ही रहेगा। सब सर्वर की सिक्योरिटी कम होती है एज कंपेयर टू इनसाइड। इनसाइड
अब वो क्यों यही होती है हम मतलब उस हुआ पे भी क्या? आएंगे। हाँ, ये सिक्योरिटी 150 का मतलब यही हुआ कि इनसाइड की ज्यादा होती है। हाँ, इनसाइड की हमेशा ज्यादा होगी, और जो हमारे सर्वर्स के इंटरफेस जिससे हमारे फायरवॉल कनेक्टेड होंगे उसकी हमेशा इनसाइड से कम ही रहेगी, कभी भी उससे ज्यादा नहीं करते हैं। और आउटसाइड की मिनिमम आपको 0 ही दिखने को मिलेगी, और या फिर ये होगा इनसाइड और DMZ से कम हो आउटसाइड के हमारे इंटरफेस। ऐसा क्यों होता है अब इसके बारे में देखिए, समझिएगा। इनसाइड के सभी यूजर इंटरनेट को एक्सेस कर सकें और एज वेल एज हमारे सर्वर को भी एक्सेस कर सकें। यहाँ पे हमारे जो डिफॉल्ट बिहेवियर होते हैं, डिफॉल्ट बिहेवियर भी यही होता है कि हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, ऑल ट्रैफिक इज अलाउड। हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। ऑल ट्रैफिक इज अलाउड, कि हमारे जो भी हायर सिक्योरिटी लेवल हो वो लोअर सिक्योरिटी लेवल के सभी ट्रैफिक को अलाउ कर सके। कि जैसे अगर हमारा इनसाइड यूजर जो है, ठीक है, अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तो इनसाइड यूजर हमारे पास, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 100 यूजर है हमारे इनसाइड में, ठीक है, वो सभी हमारे फायरवॉल सर्वर को भी एक्सेस कर सके एज वेल एज हमारे इंटरनेट को भी एक्सेस कर सके। इसलिए हम इनसाइड के लिए हमेशा 100 ही यूज करते हैं या फिर हाईएस्ट ही यूज करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर सपोज कीजिए मैं सर्वर के लिए अगर मैं 100 कर दिया, क्या होगा, हायर सिक्योरिटी लेवल, यानी कि बाहर से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है वो फायरवॉल से पास हो जाएगा, वो हमारे इनसाइड नेटवर्क में भी आ सकता है और एज वेल एज हमारे सर्वर पे भी अटैक कर सकता है, कि नहीं? हाँ जी सर। क्योंकि इसका जो है ये डिफॉल्ट बिहेवियर है और कभी भी हम कोई भी डिवाइस के डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि इनसाइड पे हमेशा हायर रखते हैं और आउटसाइड को सबसे लो पे रखते हैं, और DMZ को ऐसा करते हैं कि इनसाइड से कम हो और आउटसाइड से ज्यादा हो। क्योंकि क्या होगा, अगर आउटसाइड पे अगर मैं ज्यादा कर दे रहा हूँ और DMZ जो हमारे सर्वर है उसको मैं कम कर दूंगा, मैं तो इनसाइड से भी यूज कर पाऊंगा, कोई इशू नहीं आएगा। आउटसाइड से भी कोई अटैकर यूज कर सकता है, फिर हमारे सर्वर को बाहर से भी कोई एक्सेस कर सकता है, फिर तो कर सकता है कि नहीं? हाँ जी सर। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, या आ रही है यस सर। तो Am I इसीलिए हम audible? क्या, या हाँ हाँ, आ रही है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, DMZ को हमेशा आउटसाइड से ज्यादा रखते हैं और इनसाइड से कम, कि मैं इनसाइड से मैं अपने सर्वर को एक्सेस कर सकूं और एट अ टाइम अगर कोई अटैकर अगर बाहर से अटैक करना चाहता है तो हमारे सर्वर को एक्सेस ना कर सके, ठीक है। इसलिए हम सर्वर को मिडिल पे रखते हैं, आउटसाइड से कम ज्यादा और इनसाइड से कम, ठीक है। वो ये टर्मिनल इसका दिखाना एक बार। टर्मिनल सर, जहाँ आप वो कर रहे थे सर, कॉन्फ़िगरेशन। ये है इनसाइड हमारा, देखिए 100 है, DMZ 50 है और आउटसाइड हमारा 0 है। इसमें भी फास्ट इथरनेट होता है, इसमें गीगा ही होता है? नहीं, फायरवॉल पे हमेशा गीगाबाइट मिलेगा, इसलिए क्योंकि हमारे फायरवॉल पे जो होते हैं स्पीड अच्छी होनी चाहिए और पोर्ट हमारे गिग पोर्ट ही होने चाहिए। क्योंकि एट अ टाइम क्या होता है कि एनी कोई भी बहुत ही ज्यादा अनवांटेड ट्रैफिक आते हैं हमारे इनसाइड के लिए। अगर मैं फास्ट इथरनेट यूज करूंगा तो उसकी स्पीड 100 Mbps होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है।
और किक की क्या होती है 1000 Mbps, और इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 10 गीग की भी पोर्ट यूज कर सकते हैं जिसकी स्पीड होगी 10 गीग। सर हाँ ठीक है सर, वो ठीक है सर। अगर डोस डीडोस अटैक होता है तो फायरवॉल कैसे बचाती है डोस डीडोस अटैक से? देखिए डॉस या फिर डीडॉस अटैक होता है तो बाहर से भी आप अटैक करेंगे, इनसाइड से कभी भी अटैक नहीं कर सकते हैं। हाँ भारी से होता हो तो ज्यादातर वो इतनी रिक्वेस्ट आ जाएगी फायरवॉल या तो फट जाए या तो कोड पूरा उस पे सर्वर गिरा दे। उस पे क्या होता है, सिर्फ एक ही सिचुएशन पे हमारा फायरवॉल ब्रेक हो सकता है। हाँ आप जी। कंटिन्यू पैकेट सेंड करते रहिए, कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारे फायरवॉल एक टेबल मेंटेन करता है, जैसे कि जो हमारे इनसाइड के यूजर हैं वो बाहर जाएं और बाहर से सिर्फ वही पैकेट हमारे मैच हो जो कनेक्शन टेबल, यहाँ पे एक कनेक्शन टेबल मेंटेन होती है, उस टेबल में जो मैच करेगा वही सिर्फ बाहर से अंदर आ सकता है, अदरवाइज जो जितने पैकेट होंगे वो ड्रॉप होते चले जाएंगे। तो बाहर से कंटिन्यू पैकेट पे पैकेट सेंड करते रहेंगे, ठीक है। अटैक पे अटैक कर रहे हैं, अब वो पैकेट को वो कनेक्शन टेबल में मैच करता रहेगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि वो पैकेट को फिल्टर ही नहीं कर पाएगा। जब कंटिन्यू पैकेट आते रहेंगे वो चेक करता रहेगा, तो उस टाइम क्या होगा, हमारे फायरवॉल जो होगा वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाएगा, ठीक है। तब वो या तो क्रैश हो सकता है या फिर वो हमारा फायरवॉल डाउन हो सकता है, तभी आप इनसाइड या फिर हमारे सर्वर को आप अटैक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचा कैसे सकते हैं हम फायरवॉल? फायरवॉल को बचाने के लिए एक सिंपल सी मेथड यूज होती है, हम यहाँ पे एक पॉलिसी को कॉन्फ़िगर कर देंगे। हाँ पॉलिसी जैसे हमारे पास होती है LIC पैट हो, नहीं LIC तो वो तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए हो जाएगी, यहाँ के लिए ACL होती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हाँ सर, हम यहाँ पे अच्छा ACL सुना है नाम सुना आ गया सर। हाँ हाँ बताइए। तो ACL को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, और ACL में हम सिर्फ अपने इनसाइड और सर्वर के लिए सिर्फ एक्सेस देंगे, और सर की आउटसाइड से सिर्फ कुछ ही लोगों को हम एक्सेस देते हैं। जैसे अभी देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। अब वर्क फ्रॉम होम के लिए मैं बाहर से ही एक्सेस करूंगा, हाँ हाँ अपने फायरवॉल को बाहर से ही मैं एक्सेस करूंगा। तो मैं जितने हमारे जेन्युइन यूजर रहेंगे हम उनके लिए सिर्फ एक परमिट ACL में बनाऊंगा, वहां पे सिर्फ परमिट उन्हीं लोगों को मैं करूंगा, और उनकी IP को मैं परमिट कभी नहीं करूंगा, ठीक है। जो मैं ACL बनाऊंगा उनकी IP के लिए मैं परमिशन कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मे भी हो सकता है आज यूजर अपने होम नेटवर्क से कनेक्टेड है, कल फोन से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, कहीं जा रहे हैं ट्रेवलिंग में वहां से कनेक्टेड हो सकते हैं, होटल से भी हो सकते हैं। तो मैं उनके IP तो मैं पता नहीं है कि एक पर्टिकुलर IP उनकी कौन सी है। हाँ। मैं सिर्फ क्या करूंगा उनके लिए कि एक पॉलिसी जो मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, वो पॉलिसी में सिर्फ उनका ये होगा कि वो किस चीज के लिए यूज करना चाहते हैं हमारे फायरवॉल को, उस प्रोटोकॉल के लिए, उस पर्पस के लिए मैं उनको सिर्फ परमिशन दूंगा, अदरवाइज सबके लिए मैं डिनाई कर दूंगा। तब वहां पे हम अपने फायरवॉल को मान के चलिए अटैक होने से बचा सकते हैं। फिर अगर सपोज ACL लगा दी, ACL में एक मतलब चेकलिस्ट है उसके पास कि भाई वेरीफाइड बंदा होगा तो अलाउड, एल्स कोई है ही नहीं, मतलब हाँ तो डीडोस तो तब भी हो सकता है। तो बात तो यही है, वहां पे वो पैकेट नहीं फिल्टर कर रहा था, यहाँ भी तो चेकलिस्ट चेक हो ही रही है। देखिए अब वहां पे क्या होगा, ये सबसे पहले क्या करेगा हमारा फायरवॉल, अगर आप DDoS अटैक कर रहा है अपने कनेक्शन टेबल को चेक करेगा, हाँ जी। ठीक है। जो ट्रैफिक मैच होगा उसको ही अलाउ करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, डिनाई करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो ACL लगे हुए हैं, ठीक है, सेकेंड चेक हमारी आएगी ACL पे। जब हम ACL को कॉन्फ़िगर करेंगे तो सेकेंड चेक हमारी आती है तो ACL पे। पहले चेक किसके पास गया था? पहले चेक जो आता है वो फायरवॉल अपने डिफॉल्ट बिहेवियर पे चेक करता है। अच्छा। फर्स्ट चेक वो अपने डिफॉल्ट बिहेवियर पे करेगा, हाँ। सेकेंड चेक वो ACL पे आता है। अगर वो डिफॉल्ट बिहेवियर में मैच नहीं हुआ तो उसको ये लगेगा कि मे भी हो सकता है जो हमारी पॉलिसी कॉन्फ़िगर है हम उस पे हम चेक कर लें, मे भी हो सकता है वहां पे ऑथराइज हो। अच्छा। हाँ जब वो सेकंड चेक पे आएगा वहां भी देखेगा वो डिनाई हो रहा है, तो वो क्या करेगा, हाँ। उस IP को कंटिन्यू, अब जब आप पैकेट को सेंड करते रहेंगे तो आप उसी IP से सेंड करते रहेंगे। पर डीडोस में तो मतलब
डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं ना, अलग अलग आईपी से आएगा। तो जितनी आईपी आएंगी वो सभी को ब्लॉक करता चला जाएगा। हाँ चलो आईपी तो पहली रिक्वेस्ट तो फायरवॉल पे ही आ रही ना, तो ऐसे तो फायरवॉल पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, फायरवॉल तो क्रैश होगी। नहीं, उस पे क्या होगा, जैसे कि आपने एक रिक्वेस्ट कोई पैकेट आप सेंड किया, ठीक है, हाँ जी। वो उस चीज को देखा कनेक्शन टेबल में नहीं है, एसीएल में चेक किया नहीं है, ब्लॉक कर दिया। सेकंड पैकेट आया, उसको भी चेक किया, ब्लॉक किया। वो इन अ मिली सेकेंड में ही होता है, ये प्रोसेस जो होता है वो तो मिली डीडोस सेकेंड में भी मिली सेकंड में ही हो रहा था जब पहले मिली सेकेंड। तो वहां पे क्या होगा, जैसे अब डीडोस अटैक कर रहे हैं, ठीक है, तो डीडोस अटैक में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। हाँ अब जैसे जिस डिवाइस आप लैपटॉप से कर रहे हैं, आप उसी लैपटॉप पे क्या होगा, आपका मैक एड्रेस भी एक बिल्ड होता है। हाँ जी। तो मैक एड्रेस के बिहाफ पे भी तो पैकेट हमारी फिल्टर होगी। हाँ होती है। अब डीडोस में भी हमारा क्या होता है कि हम जब चेंज करते रहते हैं पर्टिकुलर, वहां पे हमारी आईपी चेंज होती रहती है, लेकिन एक ही मैक से वो हम, जैसे आपका पर्टिकुलर मैक नहीं रहेगा, वो किसी और मैक से, जैसे कि हम क्या बोलते हैं उसको क्लोन कर देते हैं। हाँ अलग अलग उससे आता है। तो वो क्या करेगा, एक टाइम पीरियड यूज करता है, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे वो उतने देर के लिए एक लिस्ट बनाएगा, उतने जितनी हमारी, मान के चलिए अगर आप 100 आईपी को यूज कर रहे हैं 100 पैकेट सेंड करने के लिए, तो वो एक रेंज देख लेगा, उस रेंज पे उतने आईपी को, पूरे पूल को ही ब्लॉक कर देगा वो। जो यहाँ पे हमारी आईपी की पूल होती है, वो पूरे पूल को ही ब्लॉक कर देगा। तो पैकेट आते ही ड्रॉप हो जाएगा और हमारा लॉग जनरेट होने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फायरवॉल पे जो हम पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करते हैं उसके लिए हम एक लॉग को भी जनरेट करते हैं। पूल मतलब उस पूल पूरी अगर रेंज को अटैक ब्लॉक कर होता है, देगा। हाँ, उस पूरी रेंज को। तो अगर उस पूरी रेंज को ब्लॉक कर दिया तो इसका मतलब तो कोई लेजिट यूजर भी अटेम्प्ट मारेगा तो वो बेचारा नहीं आ पाएगा। नहीं, जो हमारा जेन्युइन यूजर होगा वो हमारे उस एसीएल में सिर्फ परमिशन उसी प्रोटोकॉल्स के लिए होगी जो नहीं, अगर उसने प्रोटोकॉल पूरा यूज करना पूल चाहता ब्लॉक कर दिया तो फिर तो जेन्युइन यूजर भी ब्लॉक होगा ना उसके अंदर तो। है। नहीं, पूल में हमारा क्या होगा, आईपी यूज होती है, पूल में हमारे आईपी यूज होते हैं। हाँ तो आईपी ब्लॉक ही हो और गई तो उधर रिक्वेस्ट आएगी नहीं, वो तो पहले ही भग गई, फिर चेक कहाँ से होगी। देखिए, चेक ऐसे होगी जब वो एसी हमारा डिफॉल्ट आया, वो अपने डिफॉल्ट बिहेवियर को चेक किया। सेकंड हमारा एसीएल, एसीएल तो वो इन्फॉर्मेशन के साथ ही पैकेट को सेंड करेगा। जैसे मैं इसको अगर मैं एक्सेस कर रहा हूँ फायरवॉल को, तो मैं किस पर्पज से एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो पर्पज वहां पे होगा ना उस चीज के लिए। अगर मैं इसको रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ, तो रिमोटली एक्सेस के लिए हमारे पास मेथड होता है एसएसएच या फिर टेलनेट, ठीक है। टेलनेट या फिर एसएसएच का पैकेट भी तो सेंड होगा उसमें, जो हमारी पोर्ट होगी उस पोर्ट के लिए टेलनेट या फिर एसएसएच होगा, उस पोर्ट पे उसको सिर्फ अलाउ करेगा। अच्छा। क्योंकि अब देखिए, अब जैसे कि आपने बताया कि वो पूरे पूल को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, अब वो उस पूल में जो आप पैकेट सेंड कर रहे हैं उसमें आप कोई भी प्रोटोकॉल या फिर कोई भी सर्विस को यूज नहीं कर रहे हैं, तो अब डायरेक्ट पैकेट को ही सेंड किए जा रहे हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैक एड्रेस को बाइंड भी करते हैं। फिर भी सर मैंने तो सुना है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी डीडोस से फायरवॉल फट जाती होता है। है, हाँ, ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि होता है, बट इतना इजीली नहीं होता है। हाँ हाँ, वो 3-4 बंदे अगर डीडोस मारे बैठ के अच्छे से हाँ, तो जाएगा ना। हाँ जाएगा, ये चीज भी मैं खुद गिरती है बोल सर। रहा हूँ कि ये ब्रेक होता है, लेकिन इतने इजी वे में ये ब्रेक नहीं हो पाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। सर वैसे गूगल ने क्या फायरवॉल लगा रखे होगी सब, क्योंकि गूगल को तो हर नेटवर्क अलाउ करना है, फिर वो कैसे फायरवॉल लगाता है। गूगल जो अपने नेटवर्क को फायरवॉल के लिए यूज करता है, वहां पे वो मालवेयर को यूज करता है। क्या यूज करता है। जिस मालवेयर जो हमारे फायर पावर होते हैं, सिस्को के फायर पावर, या फिर उसके पास मल्टी वेंडर डिवाइसेस होती है, वो एज इट इज सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस नहीं यूज कर रहा है, उसके पास सिस्को है, जूनिपर है, फोर्टीनेट है, फोर्टीगेट है, ठीक है, ये सब फायरवॉल होते हैं उसके पास। तो उन सभी को यूज करके वो पॉलिसीज को वहां पे कॉन्फ़िगर करता है कि अगर हमारा एक फायरवॉल अगर ब्रेक हो रहा है तो दूसरे फायरवॉल पे ये चीजें हो सके।
नहीं तो आप मैं कह रहा हूँ वो कैसे, मतलब पॉलिसी कैसे डिफाइन करी होगी उसने कि भाई उसको तो, क्योंकि भाई सभी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, नेट तो चलवाना ही है, चाहे वो हाँ, सही हो चाहे बुरा हो। हाँ, तो उसके लिए वो क्या करता है कि अपने जैसे एक मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही फायरवॉल यूज किया, वो मल्टीपल फायरवॉल को यूज करते हैं और सभी फायरवॉल पे इसी तरीके से वो फिल्टर को यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम कोई प्रोटोकॉल को अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे google.com करके कुछ कोई चीजें सर्च कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ अलाउ क्या करता है कि उस पैकेट के लिए, जैसे कि आपने फेसबुक किया, गूगल से जाके आपने फेसबुक किया, तो वो फेसबुक के आईपी को सिर्फ परमिशन देगा। जो यहाँ पे हम ACL कॉन्फ़िगर करते हैं, हम प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, इन सभी चीजों को हम ACL में यूज करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे होती हैं VLANs होती हैं, ठीक है, हम VLAN के बिहाफ पे भी करते हैं, नेट पैट होती है, ये सभी चीजें हम फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नेटवर्क। जैसे हमारे जो भी नेटवर्क है, जो डिजाइन हुई है, हम उसके अकॉर्डिंग इन सब चीजों को कॉन्फ़िगर करते हैं। तब जाके यहाँ पे गूगल पे भी बीच बीच में कभी आपने सुना होगा कि बीच में गूगल के सर्वर कुछ देर के लिए बंद हो गए थे, यूट्यूब के भी बंद हो गए थे, यूट्यूब नहीं चल रहा था। अभी बीच में 2-3 महीने पहले की बात है, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि यूट्यूब वर्क नहीं कर रहा। हाँ जी, तो हाँ जी वहां सर। तो वहां पे क्या हुआ था, यही प्रॉब्लम आई थी। वो कंटिन्यू अटैकर क्या किए कि अटैक किए जा रहे थे, तो वो उन्होंने अपने सर्वर को ही बंद कर दिया। अब देखिए, अब कोई भी पैकेट अगर इसके पास आ रहा है कंटिन्यू, तो लॉग जनरेट हो रहा है। अब जो वहां पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, लॉग तो उनके पास कंटिन्यू आएगा, क्योंकि उनका एक टीम है, वो उस टीम को प्रॉपर देख रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। तो वो देखे कि ये अटैक हो रहा है कंटिन्यू, तो वो क्या करेंगे, अपने सर्वर इस फायरवॉल के इनसाइड और DMZ सर्वर के इंटरफेस को ही वो बंद कर देंगे कुछ देर के लिए। तो आपके पैकेट आता रहे, फिर फायरवॉल पे आएगा, ब्रेक भी होगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप इनसाइड में फिर भी नहीं आ सकते, ना फिर आप मेरे सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए वो ये चीजें करते हैं और वो वहां से फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं कि ये ट्रैक स्टार्ट करें कि ये अटैक हो कहां से रहा है, क्योंकि उनके पास भी ये बोल सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी टीम होगी एक उनके पास। जैसे नेटवर्क इंजीनियर की अगर टीम है, तो साइबर सिक्योरिटी की भी टीम होगी, तो वो वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ सर, यस सर। तो क्लियर है ये चीजें, इसलिए ये हमारे फायरवॉल यूज होते हैं। हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।